हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल के क्लासरूम में चलते हैं। अरे छिपकली, क्या तुम मेरे साथ समोसा खाने चलोगी? वो भी एक्स्ट्रा चटनी के साथ। चलो ना प्लीज। अरे मोटू लाल, मैं बिल्कुल चलूंगी तुम्हारे साथ। A few moments later. अरे छिपकली, 2 महीने पहले तुम्हारी हाइट तो मेरी ही जितनी हुआ करती थी। अचानक से तुम्हारी हाइट इतनी बढ़ कैसे गई है? साथ में तुम थोड़ी बड़ी भी लगने लगी हो, यानी कि मैच्योर लगने लगी हो। अब हम दोनों समोसा खाने नहीं जा सकते एक साथ। लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे? अरे मोटू लाल, क्या तुम्हें प्यूबर्टी के बारे में नहीं पता? गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से पहले प्यूबर्टी हिट करती हैं, इसलिए हमारी हाइट अचानक से इतनी बढ़ जाती है तुमसे पहले। वैसे सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता प्यूबर्टी के बारे में। मैं मन्नू भैया से पूछ लूंगा, फटाफट ये पूरा चैप्टर समझ लूंगा। बिल्कुल, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे एडोलेसेंस और प्यूबर्टी का मतलब। एनिमल्स साथ में ह्यूमन बीइंग्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज। कम एज के अंदर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जब वो क्या हो जाए, एडल्ट हो जाए। तो ये सारे चेंजेस जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जब हम एडल्ट बनना शुरू होते हैं, तो ये जो सारे चेंजेस ये आते किस चीज़ की वजह से हैं? हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको हमारा ब्रेन सिग्नल देता है रिलीज करने के लिए। हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि अब हार्मोन्स रिलीज करे जाएं। हार्मोन्स केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब हमें ग्रो करना है। तो ये जो हार्मोन्स है इन्हीं की हेल्प से हमारी बॉडी ग्रो करती है और फिर हम लोग केपेबल हो पाते हैं रिप्रोडक्शन करने के। तो इसी वजह से कोई भी बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, जबकि एडल्ट रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बेबीज रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, पैदा कर पाते हैं बच्चे। व्हाट इज एडोलेसेंस? आखिरकार एडोलेसेंस क्या है? देखो, द टाइम पीरियड जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हम लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर आते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। अब ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या है? एक ऐसा पीरियड जब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये जो पीरियड है ये कब शुरू होता है? 11 ईयर्स की एज से शुरू होता है और लगभग हम लोग इस पीरियड को कंप्लीट कर पाते हैं फ्रॉम 18 टू 19 ईयर्स। जो एडोलेसेंस है वो गर्ल्स के अंदर जल्दी बिगिन होता है, और जबकि जो बॉयज़ हैं वो लगभग 2 साल बाद एडोलेसेंस की एज में आते हैं, मतलब एडोलेसेंस उनका स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस बच्चे को प्यूबर्टी हो गई है। तो अब ये प्यूबर्टी क्या हो गई है? मतलब कि ये एडोलेसेंस हो गया और इसकी बॉडी के अंदर ड्यू टू एडोलेसेंस बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, ये एडोलेसेंस क्या था? एडोलेसेंस अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्या था? रीचिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच कर रहे हैं, या वो वाला टाइम पीरियड जब हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एडोलेसेंस। प्यूबर्टी जो है वो टीनेजर्स के अंदर ख़त्म हो जाती है आफ्टर अटेनिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी। तो जब हम पूरा अच्छे से मैच्योर हो गए सेक्सुअली, तो प्यूबर्टी का पीरियड ख़त्म हो जाता है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। चेंजेस क्या क्या आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? तो सबसे पहले तो हाइट बढ़ जाती है। तो अभी जैसे आपने देखा कि जो छिपकली थी मोटू लाल की फ्रेंड, उसकी अचानक से हाइट क्यों बढ़ गई थी? बिकॉज पहले प्यूबर्टी होती है गर्ल्स को, तो इस वजह से उनकी हाइट जनरली ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इंक्रीज इन हाइट हमें देखने को मिलता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर इंक्रीज इन हाइट। आर्म्स और लेग्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से पहले ग्रो करती हैं। वाई?
क्योंकि प्यूबर्टी वो जल्दी हिट करती है इनिशियली, लेकिन फाइनली जब हम लोग देखते हैं कि सब लोग 18 या 19 ईयर्स के एज के हो गए, तब जाके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं उनकी फाइनल हाइट, क्योंकि जब तक ये प्यूबर्टी का पीरियड चलता रहता है 18 से 19 साल तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि और क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पर देखो ये बच्चा था, ये कितना बड़ा हो गया आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी। चेंज इन बॉडी शेप, हमारी बॉडी की शेप्स के अंदर भी चेंज आ जाता है। तो ये क्या है, हमारी बोन्स काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं, आर्म्स की, लेग्स की। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से पहले ग्रो करती हैं और उनकी मैक्सिमम जो एज है वो भी वो फटाफट हिट कर लेती हैं। नेक्स्ट, चेंज इन द वॉइस पैटर्न। देखो वॉइस पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ ऐसी रहती है, और जो लड़के होते हैं उनकी ऐसी हो जाती है प्यूबर्टी के बाद, भारी भारी आवाज़। और जो गर्ल्स की होती है वो मैं हूँ चंपाकली, इस टाइप की हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई पिच वाली वॉइस हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक एडम्स एप्पल होता है बॉयज़ के अंदर, वो ग्रो हो जाता है। दैट इज़ वाई बॉयज़ की जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, और गर्ल्स की थोड़ी सी वैसी की वैसी रहती है, लो पिच, क्योंकि उनका एडम्स एप्पल बॉयज़ जितना ग्रो नहीं होता। ये वॉइस बॉक्स या लैरिक्स है, ये भी ग्रो करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। नेक्स्ट, चेंज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेस्कस ग्लैंड। अब इसका मतलब क्या है कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्यूबर्टी के दौरान जो है हमें काफ़ी ज़्यादा स्वेट बनने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्वेट होने लग जाता है। और इसी वजह से जो ऑयल सिक्रीशन भी है, मतलब हमारी जो स्किन है वो ऑयली भी हो जाती है। देखा ना, आप जनरली नोटिस कर रहे होगे अभी कि आपकी स्किन ऑयली हो रही है और आपको पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं। अगर आपको नहीं हो रहे तो आपके साथ में कोई दोस्त वगैरह होगा, उसको हो रहे होंगे। दिस इज़ ड्यू टू प्यूबर्टी, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर ऑयल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और बैक्टीरिया एक्शन कर रहे हैं उस ऑयल के ऊपर। इसी वजह से आपको एक्ने के प्रॉब्लम, मतलब कि दाने वगैरह आपकी फेस पे हो रहे हैं, मतलब पिंपल्स हो रहे हैं। तो ये जनरली टीनेजर्स में होता है। व्हाट इज़ टीन एज? तो टीन एज शुरू होती है 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक। चेंज इन सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर भी चेंज आ जाता है। देखो जो बॉयज़ हैं उनकी टेस्टिस और पीनिस कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाना शुरू कर देती है। व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स। बॉयज़ के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पर्म, और इन्हीं की हेल्प से बेबी प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी बॉय। तो ये कब हो पाता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द प्यूबर्टी पीरियड। ओवरीज जो है वो भी कंप्लीटली डेवलप होने लगती है गर्ल्स के अंदर, और वो भी क्या करने लग जाती हैं? एग्स प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। एग्स क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ गर्ल्स। चेंज इन इंटेलेक्चुअल लेवल, देखो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। हमारी लर्निंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या चीज़ है? देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? बॉयज़ के अंदर आप देखोगे कि मस्टैश और बियर्ड, मस्टैश क्या? मूछें और दाढ़ी, ये दोनों चीज़ें आने लग गई। चेस्ट पे हेयर्स आने लग गए, और जो जेनिटल एरिया है, मतलब कि प्यूबिक एरिया। अब सर प्यूबिक एरिया क्या है? जहाँ से आप टॉयलेट वगैरह करते हो, जहाँ पर आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो वाले एरिया के ऊपर भी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। कब आना शुरू होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान एक ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अच्छा, गर्ल्स के अंदर क्या होता है? उनका ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उनके जो हेयर हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं प्यूबिक एरिया पे। अब ये प्यूबिक एरिया क्या है? वही जहाँ पर हमारे सेक्स के ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर। अब हार्मोन्स क्या चीज़ है? हार्मोन्स हैं वो केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा फंक्शन कंट्रोल करते हैं, या फिर एक तरीके से समझ लो कि ब्रेन के मैसेंजर। अगर कहीं पर भी ग्रोथ करवानी होती है हमारे ब्रेन को, तो वो हार्मोन्स सिक्रीट करने का सिग्नल देता है। हार्मोन्स आर केमिकल सिक्रीशन दैट ब्रिंग आउट वेरियस चेंजेस इन द बॉडी। अब हार्मोन्स को प्रोड्यूस कौन करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देखेंगे। ये जो ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स को कहाँ पर रिलीज करते हैं? हमारे ब्लड के अंदर, और जो ब्लड है वो उनको उस जगह तक पहुंचा देता है जहां पर ग्रोथ करनी होती है। तो हार्मोन्स क्या है? सिग्नल देता है हमारा ब्रेन, और कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, और इन केमिकल्स को बनाते कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को बनाने के बाद रिलीज कहां पर करते हैं? हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड से ये हार्मोन्स कहां पर पहुंच जाते हैं? जहां पर भी ग्रोथ करनी होती है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल हार्मोन्स प्रोड्यूसेस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स भी कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट
होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट मेल्स और फीमेल्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑलमोस्ट सेम है, बस जो हमारे रिप्रोडक्टिव वाले ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे मेल्स और फीमेल्स में आप देखोगे कि जो मेल्स हैं उनके पास टेस्टीज होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो ओवरी हो गई, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, फीमेल वाले हार्मोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। इनको कौन सिक्रीट करते हैं, लिविंग सेल्स या फिर टिश्यू जिनको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली कौन से ग्लैंड होते हैं जिनको हार्मोन्स बनाते हैं, जो हार्मोन्स बनाते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय ग्लैंड, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हार्मोन्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन जाएं तो क्या होगा? भैया मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा हार्मोन्स बनने का कुछ नुकसान होता होगा, वैसे अगर होता है तो ज़रा बता दो। बिल्कुल, अभी थोड़ी सी देर के अंदर हम जानने वाले हैं कि ज़्यादा हार्मोन्स बनने का क्या नुकसान होता है। देखो, जो हार्मोन्स हैं ये स्पेसिफिक सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, इन सब के ऊपर, टारगेट साइट्स के ऊपर जाकर वर्क करते हैं। जनरली इनका जो एक्शन होता है काफ़ी स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं हार्मोन्स के। दे ईदर एक्सेलरेट और इनहिबिट अ रिएक्शन, या तो वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, या फिर किसी रिएक्शन को ख़त्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर देख लेते हैं, हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट कौन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज एटसेट्रा। तो जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ये हैं, सारे के सारे 9। सबसे पहले पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थैलेमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टीज जो है वो मैन के अंदर है और ओवरी वुमेन्स के अंदर है। इन सब का मतलब क्या है और ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। मतलब कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो हार्मोन्स को सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो गई, अब हमें रुक जाना चाहिए, यहाँ पर अब हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी यानी कि एक छोटे से मटर के दाने के जितना होता है। ये ब्रेन में कुछ इस जगह पर प्रेजेंट होता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है ये। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को हम लोग बोलते हैं HGH-B। अच्छा, HGH का मतलब क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अभी थोड़ी देर पहले मोटू लाल ने एक सवाल पूछा था कि सर क्या होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मोन बन जाए, क्या ही नुकसान होगा? तो देखो, आपके सामने यहाँ पर आपको द ग्रेट खली दिख रहे होंगे, बहुत लंबे हैं ये। आखिरकार इतने लंबे ग्रेट खली हुए कैसे? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक्सिस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बन गया था। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर बॉडी ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हो गई और इसी वजह से उनकी जो बॉडी है वो ग्रो होती गई और उनको जाइगेंटिज्म नाम की एक बीमारी जिसे हम लोग बोलते हैं वो हो गई और काफ़ी ज़्यादा उनकी हाइट बढ़ गई। कभी कभी ऐसा भी होता है अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा कम बनने लग जाए, जिसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, कम बनना, इसकी वजह से ड्वार्फिज्म मतलब कि बोनापन भी रह जाता है। कुछ लोगों की हाइट बहुत कम रह जाती है, वो बड़े नहीं हो पाते। और हाइपरसिक्रीशन मतलब हार्मोन बहुत ज़्यादा बनना, ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, द ग्रेट खली की तरह लंबे हो जाओगे, जाइगेंटिज्म हो जाएगा। बच्चों के अंदर भी ये देखने को मिलता है, बहुत लंबे हो जाते हैं बच्चे अपनी एज के हिसाब से। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में कहीं इस जगह पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू ट्रैकिया इन द नेक। ये जो हार्मोन, ये जो ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, अभी अभी हमने पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन। इसको कभी कभी हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर अगर है तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो थायरोक्सिन है ये किस काम आता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म मतलब खाने पीने के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उससे पूरा कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा कम बनने लगे, यानी कि हाइपोसिक्रीशन होने लगे, हाइपो का मतलब होता है कम, अगर कम बनने लगे तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमारी हो जाएगी। अच्छा, इस बीमारी से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, एक तो ग्वाइटर, यहाँ पर ऐसे गले के अंदर स्वेलिंग, माइक्सोडीमा एक और बीमारी होती है, टेस्टिनिज्म
यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फेस पे ऐसे निशान और स्वेलिंग वगैरह हो जाना, ये कुछ इस तरीके की अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है। अच्छा, ये जो आयोडीन आपने बहुत बार देखा होगा कि नमक के अंदर मिला हुआ होता है, ड्यू टू दिस ओनली। इसी वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग ऐसा नमक खाता है जिसके अंदर आयोडीन नहीं होता तो उनके गले के अंदर कुछ ऐसे स्वेल सा हो रखा होता है। दिस इज ग्वाइटर। एक्सेस सिक्रीशन मतलब अगर बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनने लगे तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग हाइपर। देखो याद रखना, आगे भी अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो अगर बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है तो उसे बोलेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से हाई मेटाबॉलिज्म हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा आई बॉल्स के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई बीपी हो जाएगा, नर्वस टेंशन हो जाएगी, मतलब एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा बीपी हाई होने की वजह से, नर्वस रहने लगोगे, टेंशन होने लगेगी। ये सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी अगर ज़्यादा आपके अंदर क्या बन जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब पढ़ते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड में। ये क्या रिलीज करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH जिसे हम लोग बोलते हैं। ये जो हार्मोन है ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है, कैल्शियम आयंस को, मतलब कैल्शियम के जो आयंस होते हैं हमारे ब्लड के अंदर उन्हें रेगुलेट करता है। अगर एक्सेस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाए तो जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स से हटने लगता है और हमारी बोन्स सॉफ्ट होने लगती हैं। कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं हमारी बोन्स। तो इस वजह से ये जो हार्मोन है ये एक्सेस में नहीं बनना चाहिए। फिर बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास जो है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो कि 2 हार्मोन्स बनाता है, जिसे इंसुलिन बोलते हैं और ग्लूकोजिन बोलते हैं दूसरे हार्मोन को। अच्छा, ये जो इंसुलिन है ये आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं इसको एक्चुअली में पहचान नहीं पाए होंगे। ये इंसुलिन क्या चीज़ है, क्या आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है? कमेंट करना सब लोग, अगर आपके दादा दादी मम्मी पापा घर में किसी ना किसी को या रिश्तेदारी में होगी ही होगी। तो ये जो शुगर की बीमारी है ये इसी वजह से होती है, इंसुलिन की वजह से होती है। ये जो हार्मोन है हमारा, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बना रहता है। अब ये जो शुगर की बीमारी है इसी को हम लोग इंग्लिश में या फिर बहुत अच्छे से साइंटिफिकली बोलते हैं डायबिटीज़। डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, जब इंसुलिन कम हो जाता है उसकी वजह से वो डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन। अब पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अच्छा, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं। 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो कि अपर पार्ट जो हमारा किडनी का होता है वहाँ पर कहीं पर लोकेटेड होते हैं। 2 कॉर्टेक्स होती हैं और मेड्यूला होता है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करती है कौन सा वाला हार्मोन, कॉर्टिसोल, जो कि रेगुलेट करता है हमारी मेटाबॉलिज्म की रेट को, मतलब जो भूख लगने की रेट है उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मेड्यूला क्या करता है, हार्मोन लाइक एड्रेनलाइन को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो एड्रेनलाइन हार्मोन है ये कहाँ पर काम आता है, मान लो आपके पीछे एक डॉगी लग गया, अब डॉगी आपके पीछे लगा है तो आपकी स्पीड अचानक से इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दिस हार्मोन। अच्छा, एक मैंने न्यूज़ में एक स्टोरी सुनी थी, तो एक स्टोरी किसकी थी, एक औरत की स्टोरी थी। तो एक औरत जिसका एक्सीडेंट में कार पलट जाती है और कार पलटने की वजह से अंदर उसका बच्चा उस गाड़ी के दबा रह जाता है। अब वो औरत जो कि मतलब घर में इतना ज़्यादा कहाँ स्ट्रांग होगी, इनफैक्ट मैन भी इतने स्ट्रांग कहाँ होंगे, उस औरत ने पता है क्या करा था, उस पूरी गाड़ी को स्ट्रेट कर दिया था, पलट दिया था, सीधे कर दिया था उठाकर। मैं तो सरप्राइज होगा, मैंने कहा ये तो सुपरमैन होगी शायद। फिर बाद में पता चला कि एड्रेनलाइन जो ग्लैंड होता है ये क्या करता है, हमें एक स्पेशल टाइप की पावर दे देता है। कौन सी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल मतलब कि खतरनाक या फिर चिंता वाली सिचुएशंस में। फिर आते हैं गॉन्ड्स। गॉन्ड्स क्या होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उन्हें गॉन्ड्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, मेल्स के टेस्टिस आ गए और ओवरीज हो गए फीमेल्स के अंदर। यहाँ पर ये ओवरी हो गया और मेल्स के अंदर टेस्टिस हो गया। मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है उसे बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर आपको हेयर वगैरह देखने को मिलते हैं, दाढ़ी वगैरह देखने को मिलती हैं। अच्छा सर, अगर ये टेस्टोस्टेरोन औरतों में बढ़ जाए तो क्या होगा, मूछें आ जाएंगी औरतों की। सच में आपने देखी नहीं है क्या कुछ आंटी जिनकी मूछें आ रखी हों?
तो उनकी मूंछें क्यों आ रखी होती है? क्योंकि उनकी बॉडी शायद टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बना रही है। इसको कौन बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को? टेस्टिस। ये होता दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, मेल्स के अंदर भी होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है, बट फीमेल्स के अंदर काफ़ी कम होता है टेस्टोस्टेरोन, और मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, फीमेल हार्मोन कौन सा होता है जिसे ओवरीज बनाती है? उसे बोलते हैं स्ट्रोजन। प्रोस्ट्रोजन भी बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रोन भी बोलते हैं। ये दो टाइप के हार्मोन बनते हैं। ये जो स्ट्रोजन है ये मेल्स में भी होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, और फीमेल्स में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसी वजह से फीमेल्स के अंदर आप देखोगे कि उनकी ब्रेस्ट वगैरह डेवलप होती है। कुछ मेल्स जिनके अंदर स्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उनकी ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रोजन की वजह से क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी। अगर स्ट्रोजन की कमी हो जाए किसी फीमेल की बॉडी के अंदर तो इनफर्टाइल, मतलब कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ब्लड के अंदर। जो हार्मोन्स हैं वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक्शन लेना होता है या फिर जहां पर उन्हें ग्रोथ करनी होती है, और वहां पर वो अपने नेसेसरी एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुन लिया और समझ लिया, लेकिन एक बहुत खतरनाक बीमारी है विच इज़ कॉज ड्यू टू रिप्रोडक्शन, विच इज़ कॉज ड्यू टू सेक्शुअल एक्टिविटी, जिसे हम लोग बोलते हैं HIV। अब ये जो HIV है ये है क्या? एक वायरस है। जैसे हम लोगों ने अभी एक रिसेंट में वायरस के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसी तरीके से HIV भी एक वायरस ही आप समझ सकते हो। HIV का फर्स्ट केस हमें कहाँ पर देखने को मिला था? USA में। HIV को हम लोग एड्स भी बोलते हैं, ईयर 1981 के अंदर। अच्छा सर, ये जो HIV है ये होता क्यों है? जब आप सेक्स कर लेते हो विदाउट प्रॉपर नॉलेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए, तब ये बीमारी होने के चांसेस हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट लूक ने इन्हें डिस्कवर करा था। 1984 के अंदर अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट ने इसका नाम रखा था, और इसका नाम क्या था? एड्स। जो नेम HIV है इसको किसने सजेस्ट करा? इंटरनेशनल कमेटी ने, जो कि नेम्स रखते हैं ऐसे वायरसेस के, और फाइनली इस वायरस का नाम रख दिया गया। अच्छा, ये जो वायरस है ये इंडिया के अंदर कब आया था? ये आया था चेन्नई के अंदर इन 1987। फर्स्ट केस हमें देखने को मिला था HIV का। एड्स, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, काफ़ी खतरनाक बीमारी है। जैसे आपने कोविड के बारे में सुना है ना, ये उससे भी खतरनाक बीमारी है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ गुड हमारा एक सिस्टम होता है ना, जो बीमारियों से लड़ने वाला हमारी बॉडी के अंदर, उसको वीक कर देता है। जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने वाला सिस्टम होता है उसे इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको ये कमज़ोर कर देता है। तो इंसान को अगर नॉर्मल खांसी जुकाम भी होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डेथ तक हो जाती है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV कैसी शेप का होता है? स्पेरिकल, मतलब गोल सी शेप का होता है। इसके अंदर RNA होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर तबाही मचानी है। तो इस वायरस को सारी इन्फॉर्मेशन ये जोड़ के रखता है कि हमारी बॉडी के अंदर आके कैसे तबाही मचानी है। ये जो वायरस है ये फटाफट अपने आप को क्या करता रहता है? मल्टीप्लाई भी करता रहता है। एक्सटर्नली द वायरस इज कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन मेड ऑफ फैटी सब्सटेंस। ये जो वायरस है डबल लेयर की प्रोटेक्शन होती है इसके पास। इनसाइड द फैटी मेम्ब्रेन अ कोर प्रोटीन इज फाउंड, जो कि इस वायरस के अंदर होता है, और यहीं से जो हमारा पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन है ये वायरस करता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV होता कैसे है? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग से, या फिर आप किसी का इंजेक्शन यूज़ कर लो। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या करा? इंजेक्शन एक दूसरे पेशेंट के लगाया था जिसको HIV था, उसका निकाल के इंजेक्शन, फिर उसी में दवाई भरी और आपके लगा दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। इसी वजह से कभी भी डॉक्टर के पास जाओ तो उनको बोलो कि सर आप मेरे सामने अगर मुझे इंजेक्शन लगाने वाले हो तो बिल्कुल नया इंजेक्शन निकाल कर लगाना। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे पेशेंट का लगा दो। अगर उस पेशेंट को HIV हुआ तो मुझे भी वो बीमारी हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डॉक्टर्स को भी ये बीमारी हो जाती है। अच्छा, एक मैंने कहानी सुनी थी कि एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ था कि एक HIV के पेशेंट का वो खून निकाल रहा था और अचानक से वो जो सुई थी उसकी उंगली में चुभ जाती है, तो उसको भी HIV हो जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को भी ये बीमारी होने का चांस है। शेयरिंग ऑफ syringes ड्यूरिंग ड्रग एब्यूज, अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट,
ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। मान लो आप बीमार हो गए और आपको खून दिया गया, खून दिया जाता है अगर आप बीमार हो जाते हो तो, जिससे कि आपकी बॉडी उस टाइम पे ब्लड नहीं बना पा रही होती, तो इस वजह से आपको ब्लड दिया जाता है। तो जब आपको ब्लड दिया जाए अगर आप बीमार हो और वो जो ब्लड है वो किसी HIV वाले पर्सन का हो तो आपको HIV हो जाएगा। अगर किसी मदर को HIV है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस बच्चे को भी HIV हो जाएगा। अच्छा, HIV को हम रोक कैसे सकते हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करके विद इन्फेक्टेड पर्सन। हम लोग क्या करें, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसी सिरिंजेस, ऐसी सुइयों का इस्तेमाल करें जिसे डॉक्टर एक बार इस्तेमाल करे और फेंक दे। अच्छा, जो भी ब्लड इस्तेमाल करा जाए, मान लो अगर कोई बीमार पड़ा है और उसे खून की ज़रूरत है तो उस ब्लड को चेक कर लिया जाए कि वो जो ब्लड है वो किसी HIV वाले पेशेंट का तो नहीं है। अच्छा, HIV को टेस्ट के थ्रू कैसे डिसाइड करा जाता है? PCR का टेस्ट होता है, एलिसा का टेस्ट होता है और वेस्टर्न ब्लॉट का टेस्ट होता है जिसके थ्रू HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोग इस बीमारी के बारे में जानना हमारा। अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलेसेंस। पर्सनल हेल्थ का मतलब क्या है? देखो, जब आप एडोलेसेंस की एज में हो, जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, तो इस समय आपकी बॉडी को खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती तो हर समय ही है, बट इस समय आप ज़्यादा अच्छा खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, राइट पोर्शंस में खाओ, मतलब बहुत ज़्यादा मत खाओ नहीं तो बहुत मोटे हो जाओगे या कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका। बहुत कम मत खाओ तो फिर आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी अगर अच्छे से नहीं खाया। तो आपको सारी चीज़ें खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है। एडोलेसेंट्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर इस समय इन्फेक्शन होने का, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा करती है बॉडी। इस वजह से आपको नहाना बहुत ज़रूरी है, आपको फिज़िकल एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आपको बोला जाता है, अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही होती तो आपने सुना होगा कि उसके मम्मी पापा बोलते हैं ड्यूरिंग दिस एज कि बेटा क्या करो, साइकिल चलाओ, या फिर बेटा थोड़ा सा आप लटको, या हाइट बढ़ाने के और भी क्या क्या चीज़ें आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे और भी बच्चों को पता चले। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करोगे तो अच्छे से आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी। ड्रग्स या अल्कोहल, इन सब का आपको कंजप्शन नहीं करना। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, आखिरकार ह्यूमंस में ये कैसे डिसाइड होता है कि एक बच्चा जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा? बहुत ही सिंपल है। ह्यूमंस के अंदर जेंडर्स कैसे डिसाइड होता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सर, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये फ़ोन है, फ़ोन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं? सर, गाने डाउनलोड कर लेंगे, गेम डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐसे ही ये जो फ़ोन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाउनलोड करी है, क्रोमोसोम के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोडेड होती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? आपके पेरेंट्स से जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली होती है वो। पेरेंट्स से क्या इन्फॉर्मेशन ली होती है कि आपके बाल कैसे दिखने हैं, आपकी नाक कैसी दिखनी है, आपकी आइज़ कैसी दिखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक तरीके से सारी चीज़ें डाउनलोडेड होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। अच्छा, क्रोमोसोम्स में से भी एक सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये XX और XY, ये क्या होते हैं देखेंगे अभी। जो सेक्स क्रोमोसोम है ये कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो डिसाइडेड होते हैं सारे के कैसे क्या है, लेकिन सिर्फ एक ही पेयर होता है क्रोमोसोम्स का जो कि अनडिसाइडेड होता है, और इसी से डिसाइड होता है जेंडर किसी भी इंडिविजुअल का। अभी आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, 10th में समझ लेना, बट अभी के लिए ये समझ लो कि क्या होते हैं, क्रोमोसोम से ही हमारा जेंडर डिसाइड होता है कि कोई भी बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा वो किससे डिसाइड होगा? क्रोमोसोम से। अगर XX है, मान लो XX क्रोमोसोम है तो मतलब फीमेल होगा, और अगर XY क्रोमोसोम है तो क्या होगा? मेल होगा। तो ये मेल है, मेल के पास स्पर्म है, ये देखो ये स्पर्म्स है, तो एक जो स्पर्म है उसके पास अगर X है और एक स्पर्म के पास Y है। अब यहाँ पर एक फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब ये जो फीमेल है इसके पास क्या है? इसके पास जो एग है इसका क्या है? X, सिर्फ ये X होता है। तो अब ये जो स्पर्म है, अगर Y वाला स्पर्म चले गया, XY हो गया तो मेल बन जाएगा। अगर XX मतलब ये जो X वाला स्पर्म है ये चले गया इसके अंदर और इसके अंदर बेबी इसने फॉर्म कर दिया, तो XX वाले क्रोमोसोम से क्या फॉर्म हो जाएगा? फीमेल फॉर्म हो जाएगी। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक और बार समझते हैं। देखो, जो मेल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? स्पर्म्स क्या होते हैं उनके? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे सेक्स वाले आप ये बोल सकते हो सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स।
अब ये जो स्पर्म्स हैं इसके पास एक तो एक्स वाला क्रोमोसोम होगा या फिर वाई वाला, इन दोनों में से कोई एक ही क्रोमोसोम होगा। अगर एक ऐसा स्पर्म है जिसके पास एक्स वाला क्रोमोसोम है, ये कहाँ पर जाता है, एक फीमेल के बॉडी के अंदर एंटर करता है। जो फीमेल है उसके पास जो एग है, यानी कि जो उसका खुद का रिप्रोडक्टिव सेल एग, ओवा जिसे बोलते हैं हम लोग, वो है और उसके पास एक्स ही होगा हमेशा। उसके अंदर अगर ये एक्स वाली चीज़ एंटर कर जाती है स्पर्म से तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स होगा तो क्या बन जाएगी, फीमेल। अगर ये जो वाई है ये वाई एंटर करता है किसके अंदर, इसके अंदर, ये जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसके अंदर, तो एक्स वाई होगा तो क्या बन जाएगा, मेल। तो इस तरीके से डिसाइड होता है किसी भी मेल और फीमेल का जेंडर। तो अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, पूरा आपने ये प्रोसेस समझा कि किससे डिसाइड हो रहा है कि अगर एक बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल, फादर के क्रोमोसोम से। तो यहाँ पर यही लिखा है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमोसोम और फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। लेकिन आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज़ के अंदर क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। इस चैप्टर के अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है, और सैम्पल पेपर हैं क्या चीज़। देखो, सैम्पल पेपर और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट्स जिनसे अभी हमने पढ़ाई करी है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नोट्स पढ़ लो एग्ज़ाम से पहले और काम हो जाएगा। अच्छा, फिर सर सैम्पल पेपर क्या है? ये जो आपने पूरे नोट्स पढ़े हैं या फिर जो आपकी पूरी बुक है उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आपको सैम्पल पेपर के अंदर मैंने दे दिए हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर इस चैप्टर का सॉल्व कर लिया तो मतलब 90% अबव तो आना तय है आपके एग्ज़ाम के अंदर। कैसे मिलेंगे सैम्पल पेपर और नोट्स? सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाना है। आपको सैम्पल पेपर नोट्स मिलने के साथ साथ शाउट आउट भी मिलेगा स्पेशली कम्युनिटी टैब के अंदर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।